हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में प्रमुख हैं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में व्यंग्य संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दूर। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक बताते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उन्होंने सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है। उनकी कनपटी अर्थात कानों के पास का हिस्सा चिपका है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, परंतु उनकी मूछें घनी घनी हैं जो चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं। वे जूते बेतरतीब बंधे हुए हैं। उनके छेदों की पतरियां निकल आई हैं, इसलिए वे जैसे तैसे करके बांधे हुए हैं। दाएं पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बहुत बड़ा सा छेद है जिसमें से उनकी अंगुली बाहर निकल रही है। यही कारण है कि लेखक की दृष्टि उनके इस जूते पर अटक गई और वे सोचने लगे कि अगर प्रेमचंद जी की फ़ोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की ना जाने कैसी होगी। अर्थात लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, और प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए अगर ये कपड़े पहनकर गए हैं तो वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में ना जाने कैसे होंगे। फिर लेखक अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देते हुए कहते हैं कि नहीं, प्रेमचंद की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। यह जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी हैं। इनका जीवन दोगला नहीं है। इनकी वास्तविकता और दिखावट में कोई भी अंतर नहीं है। लेखक प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है और उसमें से अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है? मुझे तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी लज्जा, संकोच या झेंप नज़र नहीं आती। शायद तुम नहीं जानते कि यदि तुम अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो तुम अपने फटे हुए जूते को और उसमें से बाहर निकल रही उंगली को छुपा सकते थे, मगर नहीं,
तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। जब फोटोग्राफर ने परंपरा के अनुसार फ़ोटो खींचने से पहले रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब तुमने कोशिश की होगी कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अभी तुम अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर ही रहे होगे कि फ़ोटोग्राफर ने फ़ोटो क्लिक कर दी और थैंक यू भी कह दिया। इस प्रकार फ़ोटो में तुम्हारी एक अधूरी सी मुस्कान सामने दिखाई दे रही है, और यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग्य की भावना है। लेखक प्रेमचंद की फ़ोटो, उनके फटे हुए जूते और उनके चेहरे की मुस्कान को देखकर सोचते हैं कि ना जाने यह कैसा आदमी है जो फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खुद खिंचा रहा है और दूसरों पर हंस रहा है। वो प्रेमचंद जी को कहते हैं कि अगर तुम्हें फ़ोटो ही खिंचाना था तो कम से कम ठीक से जूते पहनकर चले जाते या फ़ोटो ना ही खिंचाते। यदि तुम फ़ोटो ना भी खिंचवाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ना था। अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देखते हुए लेखक कहते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कहा होगा कि फ़ोटो खिंचवाने चलते हैं और तुमने उसी समय कह दिया होगा कि चलो फ़ोटो खिंचवाने चल लेते हैं। मगर मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि तुम्हारे पास फ़ोटो खिंचाने को भी अच्छा जूता नहीं था। मैं तुम्हारे इस दुख को अपने भीतर महसूस करके रोना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों में जो एक दर्द भरा व्यंग्य मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे रोने से रोक रहा है। तुम शायद फ़ोटो के महत्व को नहीं जानते। यदि तुम्हें फ़ोटो का महत्व पता होता तो तुम फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी और से जूते ले लेते। लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें मांग ही लेते हैं। यहाँ तक कि शादी में दूसरों से कोट मांगकर पहन लेते हैं और दूसरों की मोटर लेकर ही बारात भी निकाल लेते हैं। लोग अपनी फ़ोटो को सुंदर बनाने के लिए दूसरों की बीवी तक को मांग लाते हैं, और तुम दूसरों से जूते भी नहीं मांग सके। शायद तुम फ़ोटो का महत्व भी नहीं जानते। गंदे से गंदे लोग भी जब फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो वो इत्र लगा कर जाते हैं ताकि उनकी फ़ोटो में खुशबू आ जाए, अर्थात वो अपने सारे बुरे कामों को छुपाकर सबके सामने आते हैं। यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी की दुर्दशा पर व्यंग्य करते हुए लेखक कहते हैं कि टोपी 50 पैसे में मिल जाती है और जूते उस समय में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे, और जूता हमेशा से ही टोपी से कीमती रहा है। प्रेमचंद जी देश के महान साहित्यकार थे। उनका तो आदर सत्कार होना चाहिए था और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए थी, परंतु हमारे इस समाज में जूते की कीमत अधिक मानी जाती है, अर्थात जिनके पास धन होता है उनको मान सम्मान दिया जाता है। प्रेमचंद जी के साथ भी यही हुआ। महान साहित्यकार होते हुए भी धनी लोगों की तुलना में उन्हें बहुत ही कम सुविधाएं मिली हुई थी। वे गरीबी में जी रहे थे। प्रेमचंद जी के फटे जूते को देखकर लेखक कहते हैं कि तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक आदि उपाधियों से विभूषित किए गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। अब लेखक अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, अर्थात मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ऊपर से दिखाई देती है तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है। मेरा जूता भी फटा हुआ है, पर मेरे फटे हुए जूते में से उंगली बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मेरा जूता अंगूठे के नीचे से तला फटा हुआ है। अंगूठा ज़मीन पर चलने के कारण घिस रहा है, परंतु मेरी उंगलियां बची हुई हैं। मैं प्रकट ही नहीं होने देता कि मेरी स्थिति बुरी है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, अर्थात तुमने कभी लुकाव छिपाव को महत्व ही नहीं दिया, कभी भी अपनी वास्तविकता को छिपाने का प्रयत्न ही नहीं किया। लेकिन हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं, अर्थात अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करते हैं। हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तुम फटा हुआ जूता भी बड़ी शान से पहने रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता,
और यदि कोई मुझे फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहे तो मैं इस प्रकार के कपड़े और फटे हुए जूते में फ़ोटो खिंचवाने के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी यह व्यंग्यात्मक मुस्कान मेरे हौसलों को ख़त्म कर देती है। ना जाने तुम्हारी इस व्यंग्यात्मक मुस्कान का क्या मतलब है। अब लेखक प्रेमचंद जी को कहते हैं कि क्या तुम्हारे उपन्यास गोदान के नायक होरी का गोदान हो गया है, या कहानी पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है। फिर वो कहते हैं कि क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि उसे देखने के लिए डॉक्टर नहीं आ सके। नहीं, मुझे यह भी लगता है कि माधो अपनी औरत के मरने के बाद उसके कफन के लिए मिले चंदे को शराब में उड़ा गया है। मुझे इन लोगों पर यह मुस्कान तुम्हारे व्यंग्य करती हुई मालूम होती है। मेरी जनता के लेखक, मैं तुम्हारे जूते को देखकर फिर से सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। क्या तुम किसी तगादे से बचने के लिए बहुत लंबा चक्कर काटकर घर लौटते रहे जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया? लेखक कहते हैं कि लंबा चक्कर लगाने से जूता घिसता है, फटता नहीं। और वो उदाहरण देते हैं कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ था और उन्होंने कहा था, आवत जावत पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। मुझे लगता है कि तुमने अपने जूते से रास्ते की किसी सख्त चट्टान पर ठोकर मारी। तुम उस चट्टान से बचकर नहीं निकले, तुमने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। अर्थात तुम्हारे समय में समाज में जो कुरीतियाँ बुराइयाँ फैली हुई थी, तुमने उन्हें दूर करने के लिए संघर्ष किया। तुम उन कुरीतियों और बुराइयों को साइड में कर आगे नहीं निकले। भरपूर संघर्ष करने के कारण तुम्हारा जीवन कष्टमय रहा। लेखक कहते हैं कि तुम उन समस्याओं और बुराइयों के बगल से भी तो निकल सकते थे, अर्थात कोई ज़रूरी तो नहीं था कि तुम उन सब से संघर्ष करते। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। फिर लेखक प्रेमचंद जी को कहते हैं कि जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो वो अपने रास्ते में आने वाले सभी पहाड़ों को फोड़कर आगे नहीं जाती, वो रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। इसी प्रकार तुम भी इन बुराइयों के साथ ही और लोगों की तरह भी जी सकते थे, संघर्ष करना कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी भी प्रकार का समझौता करने वालों में से नहीं थे। शायद तुम्हारी भी होरी की तरह कसम उठाने वाली कमजोरी थी, और तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उससे मुझे लगता है कि वह कसम तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारे इस पाँव की उंगली को देखकर मुझे लग रहा है कि तुमने समाज में जिसे भी घृणा के योग्य समझा उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पाँव की अंगुली से इशारा किया, अर्थात उसके विरुद्ध संघर्ष किया। अब लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी अंगुली के इशारे को भी समझ रहा हूँ और तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई इस व्यंग्यात्मक मुस्कान को भी समझ रहा हूँ। तुम मेरे जैसे उन सभी लोगों पर हंस रहे हो जो अपनी उंगली को छिपाकर, अर्थात अपनी वास्तविकता को छिपाकर आगे बढ़ते रहे हैं। समाज में फैली हुई समस्याओं और कुरीतियों से लड़ने की जगह उन्हीं के साथ समझौता करके आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई मुस्कान शायद यह कह रही है कि तुमने अपना जूता फाड़ लिया, समस्याओं और कुरीतियों से लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। इस चक्कर में तुम्हारी उंगली बाहर निकल आई परंतु पाँव बचा रहा। मगर मेरे जैसे व्यक्ति अपनी वास्तविकता को छिपाकर आगे कैसे बढ़ेंगे? लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारे फटे हुए जूते की बात भी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझ रहा हूँ और तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई इस व्यंग्यात्मक मुस्कान को भी समझ रहा हूँ। अर्थात तुम उन लोगों की ओर इशारा कर रहे हो जो दिखावटी जीवन जीने के कारण अंदर ही अंदर सिमटते जा रहे हैं, जो संकटों का खुलकर सामना नहीं कर रहे, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्ति अपना आत्मबल खोते जा रहे हैं
और समाज में फैली हुई समस्याओं का सामना किए बिना कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। धन्यवाद।